हेलो, नमस्कार साथियों। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका डी लाइव के ई प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और किसी न किसी रूप में पूछ ही लेता है, चाहे वो आपका जेट का एग्जाम हो, चाहे सुपरवाइजर का एग्जाम हो, चाहे आपका बीएचयू का एग्जाम हो, बाकी भी किसी और एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कमेंट चेक कर लेता हूँ कौन कौन आया है लाइव। हाँ जी, संख्या थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर और कर दें, और भी साथी हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इनका भी थोड़ा सा, औरों का भी भला हो जाए। थोड़ा सा लाइक और शेयर एक बार और कर दो आप जी। हाँ जी, अक्की कह रहे हैं आ जाओ गुरुजी। हाँ जी, थोड़ा सा टेक्निक इशू हो गया था, आज फर्स्ट क्लास थी और लेट भी हो गए। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते। नरेश जाखड़ कह रहे हैं राम राम सर जी, राम राम जी, राम राम। रोहित सोनी कह रहे हैं नमस्ते सर, नमस्ते जी। नरेश कुमार हेलो सर, हेलो हेलो नरेश, क्या हाल चाल है? हाँ जी, हरे हरी राम कह रहे हैं नमस्ते सर जी, नमस्ते जी, नमस्ते। कांता सारण राम राम सर जी, राम राम कांता, राम राम। थोड़ा सा लाइक और शेयर एक बार और कर दो, जनसंख्या कम है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर और करो एक बार। हाँ जी, एक बार लाइक और शेयर और कर दो। चेतन यादव कह रहे हैं नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। और गोल्डी गुलाटी कह रहे हैं राधे राधे, राधे जी, राधे राधे। जय माता दी। हाँ जी, जय माता दी। माता रानी आपकी कृपा बनाए रखे आप पर, आपका परिवार खुशहाल रखे। ठीक है, हाँ जी। नमस्ते गुरुदेव। ओम जांगिड़ कह रहे हैं नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है नरेश, मस्त है। ठीक है, मस्त ही रखे जी आपको भगवान। नरेश कुमार देवपाल कह रहे हैं कैसे हो सर जी? बढ़िया है बेटा जी, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है, राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादित जिला कौन सा है? ये क्या पूछ रहा है साथियों? भी राज्य, राज्य किसकी बात कर रहा है? राजस्थान की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है? अंडा उत्पादित जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक अंडा उत्पादित कौन सा जिला करता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है अपने कोटा, हाँ जी कोटा। दूसरा देखते हैं जोधपुर, तीसरा है अजमेर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, कांता कह रहे हैं तीन। हाँ जी, आंसर दीजिए जल्दी से। इसका अंडा उत्पादित जिला कौन सा है? सर्वाधिक अंडा उत्पादित कौन करता है राजस्थान में, वो आंसर बताना है अपने को। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। गोल्डी गुलाटी कह रहे हैं ए। हाँ जी, कोटा बता रहे हैं कुछ। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी इसका। हाँ जी, नरेश बता रहे हैं अजमेर, यानी कि सी। मोस्ट ऑफ सारे सी बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर भी जो होगा वो सी होगा। हाँ जी, देखिए अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है जी? अजमेर को कहा जाता है। बाकी पुष्प मंडी भी यही है, अजमेर पुष्कर के अंदर है। और राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादित कौन सी जिला करता है? अजमेर करता है, जिसको अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब कोटा की बात करें। कोटा के अंदर क्या है? कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी कहा जाता है। बाकी जो नींबू उत्कृष्टता केंद्र है, कौन सा जी? नींबू, नींबू उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है जी? कोटा के अंदर है। केंद्र ये नानता पड़ता है जी, एक जगह पड़ती है नानता, कोटा के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं जोधपुर। जोधपुर में क्या है जी? ये जोधपुर का क्वेश्चन किसी न किसी रूप में, कोई भी आपका कंपिटिटिव एग्जाम हो, एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, वो किसी न किसी रूप में जोधपुर को तो लेके ही आता है। तो ये जोधपुर की क्या चीज पूछता है? सबसे ज्यादा पूछता है जी काजरी। ये काजरी हर एग्जाम के अंदर पूछता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। एक आफरी भी यही है जी। एक अपने देखें
एनिमल हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर्वाधिक मांस उत्पादन जो करता है, सर्वाधिक मांस उत्पादन जो जिला करता है राजस्थान में, वो कौन करता है? वो अपने जोधपुर ही करता है। बाकी काजरी यहाँ है, सेंट्रल एरी रिसर्च जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। जो किस पे रिसर्च करता है? जो एरिड जोन है या शुष्क एरिया है उस पे रिसर्च करता है कौन? काजरी। देखिए सर्वाधिक मांस उत्पादन भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। बाकी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सर्वाधिक अंडा उत्पादित जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अंडा उत्पादित जिला है अपना अजमेर। तो राइट आंसर क्या होगा? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबका लगभग सही था, सारे होशियार है इसके अंदर, सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सभी इंटेलिजेंट भाई बहन, सारे इंटेलिजेंट है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, कांता सारन कह रहे हैं 1959। हाँ जी, इसकी स्थापना हुई थी काजरी की, वो 1959 के अंदर ही हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर या सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है नवजात बछड़े के मांस को कहा जाता है। ये पूछ रहा है भी नवजात जो बछड़ा है उसके मांस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केरा बीफ। केरा बीफ किसको कहा जाता है या किसके मांस को कहते हैं वो देखते हैं। व्हील। सेकंड ऑप्शन बी क्या है? व्हील। यानी बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है? केरा बीफ कहा जाता है या व्हील कहा जाता है या टेंडर कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, चेतन यादव कह रहे हैं बी, बेगराज कह रहे हैं बी। जल्दी से आंसर दीजिए जिसका। सपना सोलंकी कह रहे हैं सी। हाँ जी, आंसर दीजिए जल्दी से। ये पूछ रहा है नवजात बछड़े के मांस को क्या कहते हैं। यानी अपने पशुओं को तो देख लेते हैं भी, भैंस के मांस को ये कहते हैं, गाय के मांस को ये कहते हैं, तो ये नवजात बछड़े के मांस को जो कहते हैं वो किस चीज की संज्ञा दी गई है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आता है अपना केरा बीफ जी। केरा बीफ जो कहते हैं वो जो दलदली भैंस है, दलदली भैंस के मांस को कहते हैं केरा बीफ। बाकी जो भैंस का मांस होता है उसको कहा जाता है बफन। साथियों क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। ठीक है, जो दलदली भैंस का मांस है उसको क्या कहा जाता है? केरा बीफ कहा जाता है। बात करता है व्हील की, तो जो बछड़े का मांस होता है उसको व्हील कहा जाता है। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो व्हील है, जो लगभग सही आंसर दिया है सभी ने। सपना सोलंकी कह रहे हैं सी। सपना इसका सी नहीं होगा, सी मैं बताता हूं किसका होगा। जो इसका राइट आंसर है वो व्हील होगा। देखिए जो गाय का मांस होता है, गाय के मांस को कहते हैं बीफ। जो इसका बछड़ा है या इसका जो नवजात है इसके मांस को क्या कहते हैं? व्हील कहा जाता है। अब टेंडर किसको कहते हैं? टेंडर जो बदियाकृत मुर्गे होते हैं उनके मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जो बदियाकृत मुर्गे होते हैं उनके मांस को टेंडर कहा जाता है। उनको बदियाकृत क्यों किया जाता है जी? मांस उत्पादन लेने के लिए उनका बदियाकृत करते हैं या उनका क्या है नसबंदी कर देते हैं। नसबंदी कैसे करते हैं जी? जो मुर्गे का गले वाला हिस्सा होता है वहां कट लगा के एक हार्मोन की टिकिया आती है वो रख देते हैं और इसका क्या हो जाता है? एक प्रकार की मुर्गे की नसबंदी हो जाती है। और नसबंदी की हुआ जो नर है या जो मुर्गा है उस मुर्गे के मांस को क्या कहा जाता है? टेंडर कहा जाता है। जो अपना जो आंसर है वो है यहाँ व्हील। तीनों आंसर अपने आप में एक क्वेश्चन है जी। मेन आंसर तो ये है व्हील, बाकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो व्हील ही है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन और बचे हैं, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। लगभग सभी ने राइट आंसर दिया है जी व्हील। जितेंद्र राठौर कह रहे हैं व्हील। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर अपना। देसी मुर्गी प्रतिवर्ष अंडे देती है। ये पूछ रहा है अभी जो देसी मुर्गियां अपने पालते हैं वो कितना अंडा उत्पादन करती है प्रतिवर्ष। हाँ जी, देसी मुर्गियां कितना अंडा उत्पादन देती है प्रतिवर्ष? तो देखिए 60 से 120 अंडे प्रतिवर्ष फर्स्ट ऑप्शन अपना। सेकंड ऑप्शन है बी 180 अंडे प्रतिवर्ष। तीसरा ऑप्शन है सी या उसको सी कह दें 252 अंडे प्रतिवर्ष। तो आंसर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का।
हाँ जी, राम राम जी, पंकज पारिक कह रहे हैं राम 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 राम। जितेंद्र राठौड़ ए कह रहे हैं इसका। कांता सारण ए कह रहे हैं। चेतन यादव ए कह रहे हैं। सारे ही होशियार है जी इसके अंदर। ओम जांगिड़ ए कह रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए जी इसका। देसी मुर्गी प्रतिवर्ष कितना अंडा देती है या कितने अंडे अपने को देती है एक साल के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। लगभग सारे ए ही बता रहे हैं। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ही होगा, यानी जो देसी मुर्गी है वो एक साल में कितना अंडे देती है, 60 से 120 अंडे प्रति वर्ष अपने को देती है, या इतना इसका क्या है अंडा उत्पादन है। 180 अंडे, 252 अंडे। अपने जो मोस्ट जो मुर्गी पालते हैं अंडा उत्पादन के लिए वो WLH पालते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न पालते हैं। इसका अंडा उत्पादन जो मुर्गियों की नस्लें हैं इनमें सर्वाधिक ज्यादा होता है किसका, व्हाइट लेग हॉर्न। ये क्वेश्चन काफी बार जेट के अंदर पूछा हुआ है जी। इसका ओरिजिन पैलेस भी पूछ लिया था भी, इसका व्हाइट लेग हॉर्न का ओरिजिन पैलेस बताइए। तो इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है जी, इटली। ये क्वेश्चन जेट के अंदर पूछा गया है भी, व्हाइट लेग हॉर्न का ओरिजिन पैलेस बताइए, तो वो कौन सा है, इटली है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। 60 से 120 अंडे है जो प्रति अंडा या प्रति वर्ष है अंडा उत्पादन है किसका, देसी मुर्गी का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये पूछ रहा है 4 नंबर जो अपना क्वेश्चन है, बकरियों में यौवनावस्था या अपने कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड जो वो है वो कितने टाइम का होता है। आंसर है अपने पास ए 10 माह है, या बी 12 माह है, सी है 24 माह है, डी है 36 माह है। तो जल्दी से आंसर दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन का भी, प्यूबर्टी पीरियड जो बकरियों के अंदर होता है वो कितने माह का होता है। जल्दी से आंसर दीजिए जी। संजय सिमर कह रहे हैं ए, सपना सोलंकी कह रहे हैं ए, कांता सारण 210, हाँ जी, कांता सारण इटली, वेरी गुड। इसका जो ओरिजिन पैलेस है जो व्हाइट लेग हॉर्न का वो इटली ही है। सबसे साफ सुथरी जो नस्ल है वो व्हाइट लेग हॉर्न ही है, सफेद कलर होता है बिल्कुल व्हाइट, ठीक है जी, व्हाइट लेग हॉर्न भी कह देते हैं, ठीक है। कांता सारण कह रहे हैं बी, हाँ जी। इसका जो राइट आंसर है ये पूछ रहा है प्यूबर्टी पीरियड, यानी बकरी जो ब्याने योग्य जो आयु है वो कितनी है, वो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो जो भेड़ बकरियों की ब्याने योग्य जो आयु है या प्यूबर्टी पीरियड है या यौवना अवस्था कह दे वो कितना होता है, 12 से 15 माह होता है। तो 15 यहाँ है नहीं अपने पास, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 12 से 15 माह होगा। बाकी बात करें सी ऑप्शन की, 24 माह है। जो भारतीय नस्लें हैं या भारतीय गायें हैं उनमें प्यूबर्टी पीरियड या ब्याने योग्य जो आयु होती है वो 24 से 30 माह होती है। कितनी होती है जी, 24 से 30 माह होती है। किसमें, जो भारतीय नस्लें हैं या भारतीय गाय की बात करें या देसी गाय की बात करें या बोस इंडिकस की बात करें तो उनके ब्याने योग्य आयु कितनी है, प्यूबर्टी पीरियड कितना है, 24 माह है। यही बात अपने संकर नस्लों की करें, संकर नस्लों की बात करें गायों के अंदर तो वो कितना है जी, 18 माह है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। यहां आपको 3 ऑप्शन नहीं 3 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। ये देखिए जी 10-12 माह है तो अपना ऑप्शन राइट है, जो राइट आंसर है जो 12 माह है। बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हैं इसका आपने आंसर कर ही लिया। जो ये किसका है, ये गाय का है, ठीक है जी। 36 माह किसका है जी, हाँ जी, जो भैंसे हैं या भैंस की बात करें, भैंस जो ब्याने योग्य आयु होती है वो कितनी होती है जी, 36 से 42 माह है। 36 से 42 माह है। एक बार आंसर देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है। रीन सिद्ध बोल रहे हैं ए, जितेंद्र राठौड़ गोट बी, जितेंद्र राठौड़ बी, हाँ जी जितेंद्र राठौड़ आपका राइट आंसर है। पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, इसी तरह अपनी जो तैयारी है वो निरंतर जारी रखें। हाँ जी, कमेंट नहीं आ रहे हैं जी आपके। हाँ जी, कांता सारण कह रहे हैं काऊ में। राज बाटी राम राम जी, राम राम। विजय सिंह
राजस्थान जीके ट्रिक बाय राम कुमार सर, सुपर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। विजय सिंह, हाँ जी, लगभग का आंसर बी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर भी बी है। बता दिया, बकरियों की जो ब्याने योग्य आयु है वो कितनी होती है, 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट की नाड़ी गति, ऊंट की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। हाँ जी, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जाते ही क्या करता है, अपनी नब्ज चेक करता है नहीं, वो क्या होती है, पल्स रेट। वो ये पूछ रहा है भी ऊंट की नाड़ी गति कितनी है, यानी जो पल्स रेट है या जो हार्ट बीट धड़कती है, ये दिल का मामला जिससे पता लगता है वो हार्ट बीट है या नाड़ी गति है, तो इसका पूछ रहा है ऊंट की कितनी होती है। तो पहला अपना जो आंसर है या ऑप्शन है 28 से 32 बार प्रति मिनट। ये कितना है जी, प्रति मिनट है यहां। बी देखिए 32 से 40 बार, सी देखिए 60 से 80 बार, और डी ऑप्शन है अपना 200 से 400 बार प्रति मिनट। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से आंसर दे। ऊंट की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है या कितनी बार उसका 1 मिनट के अंदर दिल धड़कता है, वो आपको यहां चूज करना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। जितेंद्र राठौड़ कह रहे हैं ए, कांता सारण ए कह रहे हैं, सपना सोलंकी सी कह रहे हैं, गोल्डी गुलाटी सी कह रहे हैं, राज भाटी ए, रीना सिद्ध बी। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए थोड़ा सा सोच के, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला मामला है, तो हल्का सा दिमाग लगाइए, ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ जी, सी बता रहे हैं कुछ बच्चे, रीना सिद्ध कह रहे हैं बी, रोहित सोनी कह रहे हैं ए। वेरी गुड रोहित सोनी, इसी तरह अपनी तैयारी है जो निरंतर जारी रखें आप। रीना सिद्ध कह रहे हैं बी, राज भाटी कह रहे हैं सी। हाँ जी, सी किसका बता रहे हो राज भाटी आप? अमनिंदर खोसा कह रहे हैं गुड। हाँ जी, थैंक यू सर अमनिंदर जी। पंकज पारिक सी। हाँ जी, राकेश भाटी सर, मारो नाम भी ले लो जी। सब कुछ आपका है, आपका ही है जी, मैं हूं वो आपकी वजह से ही हूं, तो नाम क्या लेना है जी। जो आपके सामने खड़ा हूं वो किसकी वजह से खड़ा हूं, आपकी वजह से तो खड़ा हूं। नाम लेने की से क्या हो जाएगा, फिर भी नाम ले लेते हैं, राकेश भाटी सर। हाँ जी, धन्यवाद सर इतना सपोर्ट करने के लिए। ये कह रहे हैं एमडी जेट क्लासेस छापरा, गुड जॉब सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का सपोर्ट है जी एमडी जेट क्लासेस जो मेरे को यहाँ तक लेके आया। धन्यवाद सर, आपका आभार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। विनोद चीनिया कह रहे हैं बी। हाँ जी सर बी। एच के एग्रीकल्चर कह रहे हैं ए। राज भाटी सी। चंद्रा गेहानी नाइस सर जी, थैंक यू चंद्रा। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी जो ऊंट की नाड़ी गति है या अपने कहते हैं हार्ट कहते हैं, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वो 28 से 32 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, अपने ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 6 नंबर है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निमोनिया तथा प्लूरसी आदि रोगों के लिए, निमोनिया रोग हो जाता है, आदि रोगों में पशु की छाती पर मालिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है इसने, तिल का तेल दे रखा है, सरसों का तेल दे रखा है, अलसी का तेल दे रखा है, तारपीन का तेल दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निमोनिया वो एक प्लूरसी रोग होता है, उस रोग के अंदर पशु की मालिश करने के लिए, छाती की मालिश करने के लिए या उसकी छाती को गर्माहट देने के लिए कौन से तेल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर अपने को चूज करना है, तो जल्दी से आंसर दे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, कांता सारन कह रहे हैं डी, सपना कह रहे हैं डी, गोल्डी गुलाटी डी, पंकज पारिक सी, अलसी का तेल, हनुमान बेनीवाल डी, सुरेश जाखड़ डी कह रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए जी, किसके तेल का प्रयोग करेंगे मालिश करने के लिए, थोड़ा सा देखिए, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को। निमोनिया तथा प्लूरसी रोग के लिए पूछा है जी उसने, किसके लिए पूछा है, निमोनिया एक प्रकार का रोग होता है, खांसी जुकाम कह लो, बुखार कह लो, एक तरह का हल्का खांसी बुखार, उस रोग के अंदर पशु की छाती पे जिस तेल की मालिश करते हैं उस तेल का पूछा है जी। राइट आंसर चूज करना है आपको। पंकज पारिक सी, राज भाटी बी, हनुमान बेनीवाल डी, वर्गना वर्मा
मेरा नाम भी लो सर। हाँ जी, नाम ले लेते हैं वर्गना वर्मा। आप उत्तर दो, नाम मैं अपने आप ले लूंगा, इसका आंसर दो आप। डी होगा सर। हाँ जी, डी होगा, जल्दी से आंसर करें इसका। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी से आंसर करें। सुरेश जाखड़ भी डी कह रहे हैं। काफी बच्चों का, काफी स्टूडेंट का, काफी दोस्तों का आंसर जो आ रहा है वो डी ही आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ही होगा जी। किस तेल की मालिश करते हैं निमोनिया के अंदर? तो तारपीन का तेल का प्रयोग करते हैं जी मालिश करने के लिए पशु के अंदर। बाकी जो तिल का तेल है, तिल के तेल को गरीबों का घी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मालिश करने के काम में नहीं लिया जाता, गरीबों का घी कहा जाता है। गरीबों का घी किस तेल को कहा जाता है? तो इस तिल के तेल को गरीबों का घी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर, तिल के अंदर तेल की मात्रा काफी अधिक होती है। और जो गरीब लोग हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि घी के जगह किसका प्रयोग करते हैं? इस तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, सरसों का तेल। हाँ जी, ये अपने काम की चीज है। हाँ जी, सरसों का तेल सबसे ज्यादा अपने यूज करते हैं मालिश करने के लिए, तड़के में या फ्राई करने के लिए। हाँ जी, राजस्थान में जो सर्वाधिक तेल खाया जाता है वो यही तेल खाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो तेल खाया जाता है वो किसका खाया जाता है? वो अपने सरसों का खाया जाता है। अगर भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक किसका तेल खाया जाता है? तो भारत में जो तेल खाया जाता है वो खाया जाता है अपने मूंगफली का। और विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक तेल कौन सा खाया जाता है? तो वो अपने सोयाबीन का खाया जाता है। बात करें अलसी का तेल का, ये भी मेडिसिन के यूज में लेते हैं। बाकी जो अपने 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? तारपीन का तेल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग स्टूडेंट्स ने या फ्रेंड्स ने क्या सही आंसर ही चूज किया था। स्किल खान सर कह रहे हैं हेलो। हेलो सर। हाँ जी, मोनू डामोलिया डी बताया। हाँ जी, वो पिछले का था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है मुर्गी का कुल होता है, यानी उसने पूछा है जो अपनी हैन है या मुर्गी है उसकी फैमिली कौन सी है। तो बात करते हैं, ए नंबर है बोविडी। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ डी है। क्या है जी? बोविडी। हाँ जी, मुर्गी का कुल कौन सा होता है? बोविडी होता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है कैमिलिडी। सी ऑप्शन कह रहा है फेसिनियोडी। या डी कह रहा है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर चूज करना है आपको, तो जल्दी से आंसर करें इसका। जल्दी से आंसर करें। जितेंद्र राठौड़ सी, कांता सारण सी, जल्दी से आंसर करें। जितेंद्र सी, लगभग दोस्तों का सी आ रहा है। राज भाटी भी सी कह रहे हैं। हाँ जी, आंसर करें इसका। रीन सिद्ध सी कह रहे हैं। वर्गना वर्मा बी कह रहे हैं। जितेंद्र राठौड़ सी कह रहे हैं। हाँ जी, लगभग फ्रेंड्स का क्या है? सी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ही होगा। मुर्गी के कुल को क्या कहते हैं? फेसिनियोडी कहते हैं। और जो बोविडी की बात करें, गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल क्या होता है? गाय भैंस भेड़ या अपने बकरी की बात करें तो इनका कुल क्या होता है? वो बोविडी होता है। यानी जो जुगाड़ी करने वाले पशु है या रोमंथी पशुओं की बात करें, इनका कुल क्या होता है? बोविडी होता है। अब कैमेल्डी की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें, तो बी ऑप्शन किसका होता है? कैमेल्डी कुल किसका होता है? तो ये ऊंट का होता है। किसका होता है जी? ऊंट का। अपना जो राइट आंसर है वो ये सी है। लगभग स्टूडेंट ने सी दिया है, तो राइट आंसर है। सारे होशियार हैं जी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, लगभग यही इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वही अपने क्या है, लगभग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वही अपने गलत करके आते हैं। तो ये गलत नहीं होने चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मुर्गी में अंडा देने की क्रिया कहलाती है। 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है अपने? मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जल्दी से आंसर करें। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है? काविंग। सेकंड ऑप्शन जो है बी लैम्बिंग। सी है किडिंग। और डी है लेइंग। तो जल्दी से आंसर चूज करें। मैं इतने पानी पी लेता हूं। वर्गना वर्मा कह रहे हैं मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी सिलेक्शन?
जग्गी एल्बम कह रहे हैं डी जी, राज भाटी डी, जितेंद्र सी, मिस्टर विजय डी। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, मुर्गी में अंडा देने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी जो मुर्गी अंडा देती है उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं, क्या काविंग कहते हैं या लैम्बिंग कहते हैं या अपने किडिंग कहते हैं या लेइंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। मुर्गी में अंडे देने की क्रिया क्या कहलाती है, लेइंग कहलाती है। और काविंग क्या कहलाती है, गाय भैंस के अंदर बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। लैम्बिंग किस में होता है, भेड़ द्वारा बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। कीडिंग किस में होता है, बकरी के अंदर बकरी के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, कीडिंग कहलाती है। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। लगभग ने सही आंसर चूज किया है। सपना सोलंकी कह रहे हैं सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। हाँ जी, नाम ले लेते हैं। सपना सोलंकी बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट गर्ल्स है। जितेंद्र राठौड़ सॉरी मिस टाइपिंग। हाँ जी, मैंने भी बताया है। मिस्टर विजय गुड ब्लेस यू सर, थैंक यू सर विजय जी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए जी। एक एक जो आपका ऑप्शन है वो एक ध्यान से बनाया गया है, तो ऑप्शन को जो चूज करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संपूर्ण अंडे में प्रोटीन पाई जाती है, यानी ये पूछ रहा है अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। अपना ए ऑप्शन है 10.7%, बी ऑप्शन है 11% और सी ऑप्शन है 11.8% और डी ऑप्शन है 66.5%। तो ऑप्शन जल्दी से आंसर बताइए इसका। हाँ जी, ऑप्शन देख लीजिए दोबारा, ए बी सी। 10.7%, 11%, 11.8% और 66.5%। इसने क्या पूछा है, अंडे में प्रोटीन की मात्रा पूछी है। तो जल्दी से ऑप्शन, हाँ जी, रीना सिद्ध कह रहे हैं सी। जितेंद्र राठौड़ सी, जितेंद्र राठौड़ कन्फर्म सी, वेल। हाँ जी, गुड जितेंद्र राठौड़, इतना कॉन्फिडेंस। राज भाटी भी सी बता रहे हैं। हाँ जी, सपना सोलंकी सी। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है। लगभग स्टूडेंट्स ने या लगभग फ्रेंड्स ने क्या आंसर चूज किया है, सी। हाँ जी, अंडे के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो 11.8% पाई जाती है। यहां 10.7% की बात करें तो अंडे के अंदर खनिज लवण की मात्रा, हाँ जी, खनिज लवण की मात्रा अंडे के अंदर कितने प्रतिशत होती है, 10.7% होती है। बात करें 11% की, तो 11% अंडे में क्या पाया जाता है, तो 11% अंडे के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। हाँ जी, 11.8% हो गया आपका प्रोटीन। तो 66.5% की बात करें तो अंडे के अंदर जल की मात्रा पाई जाती है, वो 66.5% पाई जाती है। एक एक चीज क्लियर हो गई आपकी। तो अंडे की औसत वेट की बात करें, अपने औसत जो वेट होता है अंडे का वो कितना होता है जी, 58 ग्राम होता है। इसके अंदर ही एक श्वेतक पाया जाता है, एक जर्दी पाई जाती है। तो श्वेतक कितना होता है जी, 34 ग्राम श्वेतक होता है। अंडे के अंदर कितना होता है, 34 ग्राम श्वेतक होता है। जर्दी की बात करें तो 18 ग्राम क्या होती है जी, जर्दी होती है। इसको याद करने का तरीका बताऊं, देसी तरीका, तो श्वेतक जर्दी, जर्दा लगाते हैं लगभग, ठीक है। हमारे एरिया में तो काफी प्रचलन है, इसके बगैर काम नहीं चलता। स्टूडेंट पढ़ने वाले वो भी इसको लगा के बैठते हैं। वो पुर्तगालियों का भला हो जो अपने भारत के अंदर तंबाकू छोड़ गए और काम करना भी अपने लिए थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। तो जो जर्दा और श्वेतक से ही थोड़ा सा मामला, इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए, श्वेतक जो कड़ी काम में लेते हैं जर्दा लगाने के लिए, वो मात्रा कम लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी लेते हैं, पर इसके अंदर ज्यादा है। थोड़ा सा उल्टा है, आपको याद रहना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। तो जर्दे की मात्रा तो रखते हैं जी कम और चूने की मात्रा रखते हैं ज्यादा, यानी श्वेतक की मात्रा रखते हैं ज्यादा। हाँ जी, जर्दे की मात्रा कितनी लेते हैं, 18, या जर्दी की मात्रा कितनी होती है, 18 ग्राम, और 34 ग्राम किसकी मात्रा होती है, श्वेतक की मात्रा। बाकी जो जर्दा ज्यादा लेते हैं और जो श्वेतक या अपने चूने की बात करते हैं तो वो मात्रा क्या अपने कम लेते हैं। इसके अंदर उल्टा है। अगर औसत वेट पूछे अंडे का तो वो कितना है अपने, 58 ग्राम है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी के पढ़ाने लग रहा है,
जर्दे की बातें करें, तो ये अपने याद रखने का एक लॉजिक है, ठीक है। बाकी आप सीधा याद रख सको तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया आपको। तो अपना ये क्वेश्चन हल हो गया, संपूर्ण अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है, याद रह जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, 11.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर की। ये कह रहा है निम्न में से सही सुमिलित है, इसने पूछा है निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है, तो राइट आंसर चूज कीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है बकरी मटन, बी है भेड़ चेवन, मुर्गी पोरक, गाय बीफ। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, तो जल्दी से चूज कीजिए। हाँ जी, विजय सिंह कह रहे हैं वाह ठोको ताली। हाँ ताली ठोका है, जर्दो लगाओ जो ताली ठोका है बेटा। करण सारंग, काफी हंसी आ रही है। राज भाटी कह रहे हैं बहुत अच्छा समझाया सर जी, समझ में आना चाहिए जी। सपना सोलंकी डी बता रहे हैं, इसका आंसर दीजिए जल्दी सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है जी, रट्टा नहीं है, एक एक चीज समझनी है यहाँ। बकरी के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं। इसके अंदर से सही आपको चयन करना है, सिलेक्ट करना है सही आंसर कौन सा है इसके अंदर। हाँ जी, रीना सिद्ध कह रहे हैं डी, विक्रम कलावत कह रहे हैं डी, गोल्डी गुलाटी डी, जितेंद्र राठौड़ का कंफर्म ही आता है जी डी, वेरी गुड। हाँ जी, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा जी, डी होगा। क्या होगा जी, डी। हाँ जी, गाय के मांस को क्या कहते हैं जी, बीफ कहा जाता है गाय के मांस को। और गाय के बछड़े के मांस को, पीछे अपने क्वेश्चन भी आया था, तो गाय के बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, बीफ कहा जाता है। ये क्वेश्चन जेट 2016 के अंदर पूछा गया था और सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मुर्गी की बात करें तो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, ये बच्चा जानता है जी। आप काफी बार रोड से निकलते हो तो वहां लिखा होता है रोस्टेड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो क्या लिखा होता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, और बकरी के मांस को क्या कहते हैं। लोचा जो होता है वो यहां होता है, काफी कंफ्यूजन रहता है, ये एक दूसरे का उल्टा है। अपने जो बकरी के मांस को मटन कहते हैं, ठीक है जी। जनरली जो बात करते हैं कि क्या बनाया है, मटन बनाएंगे आज, तो मटन किसके मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को कहा जाता है। और जो चेवन कहा जाता है वो किसके मांस को कहा जाता है, वो बकरी के मांस को कहा जाता है। यहां थोड़ा सा उल्टा है, काफी बार कंफ्यूजन रहता है और ये भूल भी जाते हैं, तो यहां आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है जी, चेवन कहा जाता है, ठीक है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, मटन कहा जाता है। तो जनरली अपने घर में क्या कह देते हैं जी, मटन बनाया आज, तो मटन क्या है, भेड़ का मांस है, बकरी का मांस नहीं है। तो अपने आज से क्या बोलेंगे, अगर बकरी का मांस खाते हैं या बकरे को बनाया तो क्या कहेंगे, चेवन, ठीक है जी। मटन नहीं कहना है, मटन किसका मांस हो जाएगा, भेड़ का। और मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहा जाता है। अगर बात करें पोरक की तो सुअर के मांस को कहा जाता है पोरक जी। लगभग दोस्तों ने सही आंसर चूज किया था। गाय का जो निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है, डी है, बाकी सारे क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है जी। राज भाटी ने तो बकरी बना दी, चेवन, वेरी गुड। सुअर के मांस को पोरक कहा जाता है, कांता सारकर ने, वेरी गुड, कांता होशियार है। रोहित सोनी, सुअर पोरक, वेरी गुड रोहित सोनी। सपना सोलंकी कह रहे हैं यस, किसके लिए यस भी, जितेंद्र राठौड़, चेवन बनाया सर राज, अच्छा बनाया है क्या, एंजॉय करो जी, बनाया है तो, अपने नहीं खाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं न्यू कैसले या रानी खेत रोग का रोग कारक है। हाँ जी, मुर्गियों के अंदर एक बीमारी होती है न्यू कैसले या रानी खेत। इसका रानी खेत नाम ज्यादा फेमस है और इसका दूसरा नाम क्या है, न्यू कैसले। मुर्गियों में सबसे भयानक बीमारी है रानी खेत, ठीक है जी। बाड़े के बाड़े खाली हो जाते हैं इस रोग की वजह से। तो इसने पूछा है इसका रोग कारक कौन सा है। हाँ जी, भाई साहब कौन से हैं जो रोग फैलाते हैं, ठीक है। तो न्यू कैसले रोग या रानीखेत रोग की बात करें तो कौन सा जीवाणु या विषाणु है जो इसका रोग कारक है। तो प्रथम बात करते हैं बेरीलियोटा एबियम। हाँ जी, ए ऑप्शन, बी है पैरा, ये पैरामिक्सो विषाणु है। टेक्निक टीम ने थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया, पैरामिक्सो विषाणु है,
ठीक है जी, पैरामिक्सो विषाणु टाइप फर्स्ट है, ठीक है, इमेरिया निकाट्रिक्स है और बेरिलियोटा कोलम्बी है। तो राइट आंसर चूज कीजिए इसका, आप जल्दी से आंसर दीजिए। लगभग बी बता रहे हैं, ए कंफर्म है, रीना सिद्ध कह रहे हैं बी और राज भाटी कह रहे हैं ए। ये पूछ रहा है जी न्यू कैसले रोग या अपने मुर्गियों में एक बीमारी होती है रानीखेत, उसका रोग कारक कौन सा है, इसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से आंसर दीजिए। कांता सारन कह रहे हैं ए, राज भाटी ए, जितेंद्र राठौड़ ए। वेरी गुड जितेंद्र राठौड़, लगभग आंसर जो जितेंद्र राठौड़ ने सही दिए हैं जी। हाँ जी, बी कन्फर्म, रीना सिद्ध कह रहे हैं बी कन्फर्म, जितेंद्र राठौड़ ए। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी, दोबारा देख लीजिए, न्यू कैसले या रानीखेत, दोबारा से सोच लीजिए इसका आंसर। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसको टार्टर फ्यूरियंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, टार्टर फ्यूरियंस। टार्टर फ्यूरियंस रोग के नाम से भी जाना जाता है किसको, न्यू कैसले या रानीखेत रोग को। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है 12 नंबर, थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कौन सा है, या पशु प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, थार पारकर एक गाय की नस्ल है, उसका जो पशु प्रजनन केंद्र है वो कहां स्थित है। तो पहला आंसर है अपना, या ऑप्शन है ए भरतपुर, बी है अपना श्री गंगानगर, सी हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ नहीं है जी, हनुमानगढ़ है, और डी है झालावाड़। हाँ जी, राइट आंसर चूज कीजिए। जितेंद्र राठौड़ ए बता रहे हैं, कांता सारन कह रहे हैं मैं भी सारा सही बताया सर। हाँ, तू तो होशियार है, बहुत अच्छे, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। सपना सोलंकी बी बता रहे हैं, बी लॉक कन्फर्म। केबीसी में आए हो जितेंद्र राठौड़, बी लॉक कर दिया। रीना सिद्ध कह रहे हैं बी, जितेंद्र राठौड़ गंगानगर, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं बी, जितेंद्र राठौड़ कह रहे हैं गंगानगर आपका, गंगानगर सबका है जी। हाँ जी, थार पार गाय का जो पशु प्रजनन केंद्र वो कहाँ स्थित है। पहले बात करें थार पार कर गाय की, जो इसका ओरिजिन पैलेस है वो अपने बात करेंगे, नस्लें पढ़ेंगे। तो जो ओरिजिन पैलेस की बात करें तो थार से पार, हाँ जी, किसकी बात कर रहा है, इसके नाम के अंदर इसका ओरिजिन पैलेस या उत्पत्ति स्थल छुपा हुआ है, यानी थार से पार। थार से पार कौन आता है, तो थार से पार देखिए ये अपना राजस्थान है, इस तरीके का है, ठीक है। तो ये लगभग थार वाला एरिया यहां पड़ता है। तो थार से पार कौन पड़ता है, सबसे खतरनाक भाई साहब पाकिस्तान। हाँ जी, यानी बात किसकी हो रही है, थार से पार की हो रही है। यानी थार वाले जिले कौन से हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। या बाड़मेर की बात करें तो ये थार वाले जिले, या आपने कहे रेगिस्तानी जिले हैं। तो ये बात कर रहा है थार पारकर की, यानी थार से पार की। तो यानी इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा हो गया, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान इसका क्या हो गया, ओरिजिन पैलेस हो गया। अब ये पूछ रहा है पशु प्रजनन केंद्र कहां स्थित है। तो जो इसका पशु प्रजनन केंद्र जो स्थित है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है जी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। हाँ जी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर इसका क्या है, पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। अब बात करें भरतपुर की, हनुमानगढ़ की और झालावाड़ की। तो हनुमानगढ़ में कौन सा पशु प्रजनन केंद्र स्थित है, तो हनुमानगढ़ की एक तहसील है नोहर, हाँ जी, नोहर तहसील है, जहां राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र है। किसका है जी, राठी गाय की जो नस्ल है उसका पशु प्रजनन केंद्र कहां स्थित है, नोहर के अंदर है। यहाँ नोहर के अंदर ही गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है और यहीं इसका राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र है। बात करें झालावाड़ की, झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ किसके साथ लगता है, तो यहां देखें अपना थोड़ा सा आपको आइडिया हो राजस्थान के नक्शे का, तो झालावाड़ लगभग यहां पड़ता है। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है। तो एमपी की बात करें, एमपी किस नस्ल का ओरिजिन पैलेस है, गायों के अंदर बात करें तो जो गिर नस्ल है गाय की उसका ओरिजिन पैलेस एमपी है। तो एमपी ओरिजिन पैलेस किसका है, काठियावाड़ा, ओ सॉरी, हाँ जी सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ,
तो झालावाड़ की बात करें तो गिर नस्ल जो है अपने, गिर नस्ल जो है इसका जो पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। बात करें भरतपुर की, हाँ जी, भरतपुर किसके साथ लगता है, अलवर भरतपुर हरियाणा के साथ लगता है, तो हरियाणवी नस्ल है। हरियाणवी नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है, हरियाणवी नस्ल का जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है, या सॉरी ओरिजिन पैलेस नहीं, पशु प्रजनन केंद्र जो है वो कौन सा है, भरतपुर है। क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, थारपारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र, तो वो कहाँ स्थित है जी, हनुमानगढ़ या नौहर, हनुमानगढ़ सॉरी सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर थारपारकर का है, और हनुमानगढ़ या नौर की बात करें तो राठी का है। ठीक है, भरतपुर हरियाणवी झालावाड़ गिर का है। ठीक है, जितेंद्र कह रहे हैं झालावाड़ गिर का, हाँ जी ये गिर का ही है, गिर का ही है। तो ये एमपी यहाँ साथ पड़ता है, लगभग इसी क्षेत्र में लगभग ये पाई जाती है, एमपी झालावाड़ गिर का एमपी है। रोहित सोनी बता रहे हैं, विजय सिंह हाँ सही है सोनी। मुकेश यादव, थैंक यू मुकेश यादव। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन आता है, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक अच्छी नस्ल की या अच्छी गाय की नस्ल कौन सी है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, इन नस्लों के अंदर से विदेशी नस्ल सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है एचएफ जिसको अपने होलिस्ट फ्रीजियन कह देते हैं, बी है जर्सी, सी है ब्राउन स्विस। तो जल्दी से आंसर की दीजिए इसका। हाँ जी, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक अच्छी गाय की नस्ल कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है, तो राइट जो आंसर है अपना वो ये है एचएफ। आंसर भी सभी दोस्तों का सही आ रहा है, लगभग ए बता रहे हैं, लगभग का ए आ रहा है जी। हाँ जी, एचएफ विदेशी नस्लों में सर्वाधिक अच्छी गाय की नस्ल कौन सी है जी, एचएफ है। एचएफ का जो दूध उत्पादन है वो कितना है, 6000 लीटर प्रति ब्यांत। कितना है जी, 6000 लीटर प्रति ब्यांत। यानी जो एक बार ब्याने के बाद ये जो गिर या एचएफ नस्ल की गाय है वो कितना दूध देती है, वो 6000 लीटर दूध देती है। जर्सी की बात करें तो ये कितना दूध देती है, 4200 लीटर प्रति ब्यांत, 4200 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है। इसमें जो दूध की मात्रा या वसा की मात्रा विदेशी नस्लों में सर्वाधिक किसके अंदर पाई जाती है, जर्सी के अंदर पाई जाती है, 5% तक पाई जाती है। हाँ जी, एचएफ है सर, मुकेश कह रहे हैं एचएफ है सर। जितेंद्र राठौड़ कह रहे हैं बी जर्सी। हाँ जी, जर्सी गाय की क्या विशेषता है, सर्वाधिक फैट परसेंटेज विदेशी नस्लों के अंदर इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, जर्सी के अंदर। बात करें एचएफ की तो एचएफ विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन एचएफ का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना किस नस्ल की मुख्य विशेषता है, ए बारबरी, बी सिरोही, सी टोगनबर्ग और डी जमुनापुरी। इसका राइट आंसर दीजिए जी। पिछली टांगों पर, हाँ जी पिछली टांगे हैं उस पर घने बाल होना किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है, क्वेश्चन अपना ये है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका। हाँ जी डी, रोहित सोनी डी कह रहे हैं, रीना सिद्ध डी कह रहे हैं, रीना सिद्ध सपना सोलंकी डी कह रहे हैं, जितेंद्र राठौड़ डी कह रहे हैं। हाँ जी, रोहित सोनी डी कह रहे हैं, राज भाटी डी, जितेंद्र लगभग, कांता सारण डी। हाँ जी, लगभग जो फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट हैं उनका ऑप्शन जो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। यानी पिछली टांगों पर लंबे घने बाल किस नस्ल की विशेषता है, बकरी की जो नस्ल है उसके टांगों पर पिछली जो टांगे हैं उस पर घने बाल पाए जाते हैं, तो वो किसकी विशेषता है, वो जमुनापरी की विशेषता है। हाँ जी, मेन विशेषता क्या है इसकी, पिछली टांगों पर घने बाल पाए जाते हैं। अपने पास थोड़ा सा टाइमिंग कम है जी, नेक्स्ट क्लास सर की है तो टाइमिंग कम मिल पाएगा, और क्लास भी आज थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई, तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शिप ऑफ डिजर्ट किस पशु को कहा जाता है, यानी रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सॉरी साथियों, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट थोड़ा जरूरी, आगे भी एक सर की क्लास है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अपना ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला था, तो नेक्स्ट जो सर आएंगे उनको भी टाइम चाहिए, उसके लिए अपने क्षमा चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। भी रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है, तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये गलत है तो सब कुछ गलत है, तो आंसर दीजिए जल्दी सी। हाँ जी, बी कह रहे हैं रीना सिद्ध, बी लगभग बी आ रहा है। जितेंद्र राठौड़ ने तो डायग्राम ही भेज दिया ऊंट का। हनुमान बेनीवाल डी, रोहित सोनी बी, थैंक यू सो मच सर। कांता सारण, कल किस टाइम है क्लास? हाँ जी, कल की जो क्लास रहेगी वो इसी टाइम रहेगी, 9:30 से स्टार्ट करेंगे, 9:15 से नहीं करेंगे, कल से 9:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल आप इसी टाइम पे लाइव आऊँगा और ये क्लास जरूर लें। और आज ये अपने यहाँ फर्स्ट सेशन था तो थोड़ी बहुत मिस्टेक चल जाती है, धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास थी आज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिप ऑफ डिजर्ट किस पशु को कहते हैं, तो ये ऊंट को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पैर जो गद्दीदार होते हैं, रेत के अंदर क्या है, दस्ते नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बकरी की बात करें तो गरीब की गाय इसको कहा जाता है। रनिंग डेयरी इसको कहा जाता है। रनिंग डेयरी भी किसको कहा जाता है जी? रनिंग डेयरी भी बकरी को कहा जाता है। वनस्पति का शत्रु भी, हाँ जी, कुछ नहीं छोड़ती है, वनस्पति का शत्रु। वनस्पति का शत्रु किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। बाकी गाय की बात करें, हाँ जी, गाय की नस्ल की बात करें, राठी की, इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। और इसको ही गरीब की गाय कहा जाता है। किसको? राठी जो नस्ल है, इसको भी गरीब की गाय कहा जाता है। बाकी जो गरीब की गाय है वो बकरी को ही कहा जाता है, क्योंकि एक छोटा सा पशु होता है, गरीब आदमी ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, तो इसको आसानी से पाल लेता है, तो इसलिए गरीब की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अगर नस्लों में बात करें तो गरीब की गाय किसकी बात करेगा? वो राठी की बात करेगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।